हेलो एवरीवन। दोस्तों, आउट ऑफ बिजनेस आर के नारायण की एक बहुत खूबसूरत कहानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। जो मालगुडी डेज आपने सुना होगा, मालगुडी डेज के बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन है। उसमें से वन ऑफ द कलेक्शन है आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है। और मालगुडी क्या है? मालगुडी की इमेजिनरी प्लेस है, एक इमेजिनरी प्लेस है, और उस प्लेस को इमेजिन करके इन्होंने क्या बहुत सारी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी लिखे हैं। और उसमें से वन ऑफ द स्टोरी है आउट ऑफ बिजनेस, और एक बहुत अच्छी स्टोरी है जहां पे इन्होंने एक मिडिल क्लास फैमिली की बात की है, एक मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल की बात की है कि जब एक फैमिली के पास पैसा होता है, ठीक है, सब कुछ सिचुएशन सब कुछ अच्छी होती है, तो अब उस वक्त फैमिली की सोच कैसी होती है। जब कोई एक मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है तो उस वक्त उसकी सोच क्या होती है। तो ये सारे सिचुएशन को इस पर्टिकुलर स्टोरी में उन्होंने दर्शाया है, बताया है। ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी है मैं वन बाय वन पढ़ रहा हूँ और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब इस कहानी का जो मेन पात्र है, जो मेन कैरेक्टर है, वो रामाराव है। रामाराव इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी ऑफ द बिजनेस। आउट ऑफ बिजनेस का जो मेन पात्र है वो रामाराव है। ही वॉज द मालगुडी एजेंट ऑफ ग्रामोफोन कंपनी। रामाराव ग्रामोफोन कंपनी का क्या एक एजेंट है, और ये कंपनी कहां पर है? मालगुडी प्लेस पे है। ठीक है। मैंने बोला ना, मालगुडी का एक प्लेस है। ठीक है। उस प्लेस में ग्रामोफोन कंपनी का एजेंट है। कौन एजेंट है? रामाराव। ही हैड इन्वेस्टेड हिज लिटिल इनहेरिटेड मनी इन द कंपनी। रामाराव के पास जो भी विरासत की मनी थी, विरासत मनी समझते हो ना, जो उसके फैमिली से मिली, जो उसके दादा परदादा ने कुछ प्रॉपर्टी रखा था या कुछ पैसा रखा था, उस पैसे को उसने क्या किया था? पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। ये जो कंपनी है, इस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर दी, वो इस कंपनी का एजेंट भी था, और इस कंपनी में उसने कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर दिया था। ठीक है। His business had been running well for 5 years to earn him enough money, enabling him to keep his wife and children comfortably. वो लास्ट 5 सालों से काफ़ी अच्छा कर रहा था, काफ़ी अच्छा पैसे कमा रहा था, और उस पैसे से बहुत अच्छा एक लाइफ स्टाइल अपने फैमिली को दे रहा था। मतलब लास्ट 5 सालों से वो एक बहुत अच्छा पोजीशन पे था, फाइनेंशियली काफ़ी साउंड था, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था, और उस पैसे से अपनी फैमिली को एक कंफर्ट लाइफ प्रोवाइड कर रहा था। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ही हैड बिल्ट अ बंगलो। वो एक अपनी फैमिली के लिए एक बंगला तैयार करता है। एंड वॉज थिंकिंग बाई एन ओल्ड बेबी कार, और वो एक पुरानी पुरानी छोटी कार को परचेज करने के बारे में सोच रहा है। मतलब लास्ट 5 सालों से वो काफ़ी फाइनेंशियली साउंड है, काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है, और अपनी फैमिली को काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसने एक बंगला भी खरीदा। उसने क्या किया? एक बंगला भी खरीदा। और अब वो एक नई कार को परचेज करने के बारे में सोच रहा है। एक नई बेबी कार, मतलब एक छोटी कार को परचेज करने के बारे में सोच रहा है। पर ये कार याद रखना सेकंड हैंड कार है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली रामाराव लॉस्ट हिज वर्क व्हेन द फैक्ट्री ऑफ द ग्रामोफोन कंपनी इन द नॉर्दर्न इंडिया कोलैप्स्ड। दुर्भाग्यवश ये जो कंपनी थी, ग्रामोफोन जो कंपनी थी, वो नॉर्दर्न इंडिया में कोलैप्स हो गई। मतलब नॉर्दर्न इंडिया में कंपनी बंद हो गई। ये इस कंपनी का दिवालिया निकल गया। नॉर्दर्न इंडिया में इस कंपनी का दिवालिया निकल गया, जिसके वजह से रामा राव की जो जॉब वो छूट गई। मतलब होते ना, अच्छे दिन खत्म हो गया, बुरे दिन चालू हो गए भाई साहब के। नॉर्दर्न इंडिया में ग्रामोफोन कंपनी कोलैप्स हो गई, बंद हो गई, जिसके वजह से रामा राव की जो जॉब थी वो छूट गई। कोलैप्स्ड व्हेन अ बैंक इन लाहौर क्रैश ड्यू टू द बॉम्बे फाइनेंशियल डेथ। ये कंपनी क्यों कोलैप्स हुई? याद रखना, ये कंपनी क्यों कोलैप्स हुई? बिकॉज वन ऑफ द फाइनेंशियर जो बॉम्बे में रहता था, उसकी अचानक से क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ गए? वन ऑफ द फाइनेंशियर जो बॉम्बे में रहता था, उसकी क्या हो गई? अचानक से मृत्यु हो गई, जिसके वजह से जो लाहौर में बैंक था वो क्रैश हो गया। देखो ध्यान से, कंपनी हो गई बंद। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जो फाइनेंशियर था, जो इन्वेस्टर था, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब फाइनेंशियर की मृत्यु हो जाती है तो लाहौर में स्थित एक बैंक है, वो बैंक क्या होता है? क्रैश हो जाता है। ठीक है। द फाइनेंशियर डाइड इन द कार एक्सीडेंट। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि फाइनेंशियर कार एक्सीडेंट में मारा गया। द फाइनेंशियर डाइड इन द कार एक्सीडेंट। जो फाइनेंशियर की मृत्यु हुई थी वो कार एक्सीडेंट में हुई थी। हाउएवर हिज डेथ वाज थॉट टू बी सुसाइड ड्यू टू हिज वाइफ एलोपमेंट विथ हिज कैशियर द प्रीवियस नाइट। लोगों का ऐसा मानना था उसकी जो मृत्यु हुई है
लोगों का ऐसा मानना था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो कार एक्सीडेंट में ना होकर के सुसाइड हुई है। मतलब लोगों का मानना था कि जो फाइनेंशियर है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सुसाइड कर लिया था। क्यों सुसाइड कर लिया था? बिकॉज लास्ट नाइट फाइनेंशियर का जो कैशियर था उसके साथ उसकी वाइफ भाग गई। लोगों का ये मानना था कि जो फाइनेंशियर है वो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसका कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सुसाइड किया, वो जानबूझ करके कार को लड़ा दिया, जानबूझ कर वो सुसाइड कर लिया। इसलिए क्योंकि उसका जो कैशियर था, जो फाइनेंशियर का जो कैशियर था, उसकी बीबी उसके कैशियर के साथ भाग गई, जिसके वजह से वो दुखी में या शर्म के वजह से वो अपना सुसाइड कर लिया। ऐसा लोगों का मानना था। रियलिटी क्या किसी को नहीं पता। रियलिटी तो ये है कि भाई जो फाइनेंशियर थे वो मर चुके हैं। रियलिटी बस यही है कि जो हमारे फाइनेंशियल भाई साहब थे वो मर चुके हैं। बट होता ना, दुनिया है, अलग अलग लोग अलग अलग बात कहेंगे, तो दुनिया ऐसा बोल रही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये भाई इसलिए मरा ना क्योंकि इसकी बीवी भाग गई, जो कैशियर था कैशियर के साथ भाग गई, इसलिए शर्म के वजह से ये कैसे मुंह दिखाएगा, या डिप्रेशन के वजह से या सैड के वजह से ये खुद की क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। बट रियलिटी क्या था ये किसी को नहीं पता। ओके, ये पहला पैराग्राफ था। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। रामाराव फाउंड हिमसेल्फ इन डायर फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑब्वियसली जो रामाराव की जॉब थी वो चली गई, जिसके वजह से वो भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। हिज लिटिल सेविंग हैड बिगन टू द एग्जॉस्टेड। जो भी उसकी सेविंग थी धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म हो रही है। हिज वाइफ ट्राइड टू हेल्प हिम बाई सेंडिंग अवे द कुक एंड सर्वेंट। उसकी वाइफ बेचारी, जो घर में नौकर थे, जो खाना बनाते थे, उनको निकाल दिया। विड्रॉइंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द फैशनेबल नर्सरी स्कूल टू द सेंडिंग देम टू द प्राइमरी स्कूल। मतलब जो महंगे स्कूल थे, जो बड़े स्कूल थे, वहां से निकाल करके बच्चों को वो प्राइमरी स्कूल में डाल दिया, मतलब सस्ते वाले स्कूल में डाल दिया। मतलब उसकी जो वाइफ है देख रही है कि हस्बैंड काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में है, काफ़ी भयंकर पोजीशन में है, मतलब काफ़ी बुरे पोजीशन में है, तो इसलिए उसने क्या किया, घर में जो नौकर लगे थे उनको भी निकाल दिया, जो खाना बनाने के लिए कुक आता था उसको भी निकाल दिया, बच्चे को महंगे स्कूल से सस्ते स्कूल में डाल दिया, जो अच्छे स्कूल थे अच्छे स्कूल से उसने सस्ते स्कूल में डाल दिया। दे ऑल्सो रेंटेड देयर बंगलो एंड मूव देयर स्मॉल हाउस। उन्होंने जो बंगला बिल्ड किया, जो बंगला खरीदा था, उसको भी बेच दिया और स्मॉल हाउस में शिफ्ट हो गए, छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। रामाराव डिस्परेटली लुक्ड फॉर ए न्यू जॉब बट कुड नॉट फाइंड। ऑब्वियसली रामाराव अब वो नए जॉब की तलाश में है, बट उसको नया जॉब नहीं मिल रहा है। एवरी इवनिंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेटेड विद द Every evening, his wife and children awaited the anxious hope for the Ramarao to return home with the good news. हर हर इवनिंग उसकी फैमिली और उसके बच्चे ये सोचते थे पापा आएंगे, या वाइफ सोचती थी हस्बैंड आएंगे और एक अच्छा खबर सुनाएंगे कि भाई उनकी जॉब लग गई। मतलब उनकी जो पूरी फैमिली है वो हर शाम यही सोचती थी, हर शाम यही सोचती थी कि रामाराव आएगा और अच्छा खबर सुनाएगा कि भाई उसकी जॉब लग गई है। ऑब्वियसली तुम सोचो ना, हमारे घर में अगर लेट्स से जो अर्निंग पीपल है, अगर उनको कुछ हो जाता है या उनकी जॉब चली जाती है, हम लोग कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं, कितने डिप्रेशन में आ जाते हैं। यही सेम सिचुएशन रामाराव की फैमिली के साथ है। ये रामाराव के बच्चे, उसकी वाइफ मतलब भगवान से प्रे कर रही है और काफ़ी अच्छे से वेट, मतलब काफ़ी मतलब होता है ना, थोड़ा सा इंतजार कर रही है कि भाई काश एक अच्छी खबर आ जाए कि हाँ उनकी जॉब लग गई है। बच्चे भी सोच रहे हैं पापा की जॉब लग गई, हस्बैंड वाइफ भी सोच रही है कि हस्बैंड की जॉब लग जाए। और उनकी हर शाम उनकी फैमिली का यही काम था कि वो इंतजार करते थे कि रामाराव आएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। द चिल्ड्रन हैड नो फ्रेंड्स इन द न्यू स्कूल। जो उनके रामाराव के बच्चे थे उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, मतलब कोई भी फ्रेंड नए स्कूल में नहीं बना। ऑब्वियसली वो लोग तो महंगे स्कूल में थे, अभी वो ओल्ड स्कूल प्राइमरी स्कूल में आ गए। अब प्राइमरी स्कूल के लिए वो काफ़ी नए हैं और नए लड़कों का जल्दी कोई दोस्त नहीं बनता। वही सेम सिचुएशन उनके बच्चों के साथ हो रहा है कि उन बच्चों का कोई नए स्कूल में दोस्त नहीं है। एंड हिज वाइफ हैड नो फैसिलिटी फॉर रिक्रिएशन स्मॉल हाउस। अब उसकी देखो, जब उसकी वाइफ बंगला में रहती थी तो कुक आता था खाना बनाने के लिए, सर्वेंट आता था झाड़ू पोछा सबका काम करने के लिए। बट अब देखो ना, वो लोग छोटे घर में रह रहा है, छोटे घर में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है या म्यूजिक प्लेयर है या खाना बनाने के लिए मतलब कंफर्ट के लिए ना कोई सर्वेंट है ना कुक है। वही सेम बोल रहा है कि बच्चों का कोई दोस्त नहीं है और वाइफ के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे दुख दुख वाला सिचुएशन बता रहा है कि बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है और वाइफ के लिए भी कोई बच्चों के लिए कोई नए दोस्त नहीं है और वाइफ के लिए छोटे से घर में कोई फैसिलिटी नहीं है। रामाराव अनेबल टू बियर द मिजरेबल कंडीशन ऑफ हिज लाइफ, हिज फैमिली स्पेंड स्लीपलेस नाइट। रामाराव
अपना जो डिप्रेस कंडीशन, रामाराव एक डिप्रेशन से गुजर रहा है और इस डिप्रेशन के वजह से वो रातों रातों भर जागते रह रहा है। ऑब्वियसली देखो जिसकी फैमिली, रामाराव क्या एक गार्जियन है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी जॉब चली गई है, तो उसके ऊपर टेंशन है कि उसके बीवी है, उसके बच्चे हैं, उनको उनको घर चलाना है। इसके वजह से वो काफ़ी डिप्रेशन में चला गया और उसको रात भर नींद नहीं आ रही है। यही सेम बात बोला है कि रामाराव अनेबल टू बियर द मिजरेबल, मतलब ये जो डिप्रेशन वाला कंडीशन है अब वो बियर नहीं कर पा रहा है। ये जो बेकार सिचुएशन था, जो खराब सिचुएशन था, अब उससे सहन नहीं हो रहा है, उससे बियर नहीं हो रहा है और वो इतना सोच रहा है कि उसको रात में नींद तक नहीं आ रही है। आप भी देखो ना, जब भी आपको टेंशन वेंशन होती है तो आपको नींद नहीं आता, रात होता है ना, रातों की नींद गायब हो जाती है। वही सेम सिचुएशन रामाराव के साथ हो रहा है। देयर ओनली सोर्स ऑफ इनकम वाज लिटिल बिट रेंट दे गॉट फ्रॉम देयर बंगलो इन द एक्सटेंशन। जो अच्छा ये वाला आता है कि बंगला कहाँ पे था, तो बंगला एक्सटेंशन में था। याद रखना, ये यहाँ पे एमसीक्यू बनता है कि भाई बंगला कहाँ था, एक्सटेंशन में था। उनका जो एक ही सोर्स था वो उनका जो एक ही इनकम का सोर्स था जो कि रेंट से आता था, और वो रेंट कहाँ था, बंगला का। मतलब जिन्होंने बंगला क्या किया था, रेंट पे दे दिया था, और जो हर महीने का रेंट आता था उसी से रामाराव की फैमिली चल रही थी। उनका जो इनकम का सोर्स था, वो जस्ट रेंट, जो बंगला से रेंट आता था उसी रेंट से इनका घर परिवार चलता था। वन ऑफ द ओनली वन इनकम सोर्स था रेंट फ्रॉम बंगला। जो भी रेंट आता था उसी रेंट से उनका घर परिवार चलता था। ठीक है, आइए हम लोग अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रामाराव, इसको मार्क कर देता हूँ। रामाराव केम अक्रॉस अ जर्नल ऑफ क्रॉसवर्ड पजल कॉल्ड कैपिटन इन द जुबली रीडिंग रूम। रामाराव एक दिन रीडिंग रूम में बैठा था और मैगजीन पढ़ रहा था, और उस मैगजीन का नाम था कैपिटन। मैगजीन का नाम क्या, द कैपिटन। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि मैगजीन का नाम क्या होगा, तो मैगजीन का नाम था द कैपिटन। रामाराव एक दिन रीडिंग रूम में बैठा हुआ था और मैगजीन पढ़ रहा था, और मैगजीन का नाम था द कैपिटन। और उसी मैगजीन में एक क्रॉसवर्ड पजल छपा हुआ था। तुम पजल समझो ना, जो लोग पजल्स देखो ना, पजल क्या होता है, टेढ़ा बड़ा होता, लोग उसको सॉल्व करते हैं, या फॉर्मूला टाइप का होता है, लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं और प्राइस जीतते हैं। तो काइंड ऑफ एक लॉटरी समझ लो, भाई जो इसको सॉल्व करेगा वो जीतेगा। तो रामाराव क्या कर रहा था, रीडिंग रूम में बैठा हुआ था और कैपिटन कैपिटन नाम की जो मैगजीन था उसमें पढ़ रहा था, और उसी मैगजीन में एक पजल छपा हुआ था। द जर्नल ऑफर्ड अ फर्स्ट प्राइज द जर्नल ऑफर अ फर्स्ट प्राइज फॉर 4,000 रुपीज एवरी वीक। मतलब ये जो पजल था ना, वो एवरी वीक इसका सोल्यूशन देना पड़ता था। मतलब पूरे वीक में एक बार पजल का सोल्यूशन देना पड़ता था। यही बात बोला कि अगर जो जीतेगा, जो इस पजल को जीतेगा, उसको 4,000 रुपया मिलेगा। द जर्नल ऑफर्ड अ फर्स्ट प्राइज, जो फर्स्ट प्राइज आएगा, जो पजल जीत करके फर्स्ट प्राइज आएगा, उसको 4,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एवरी वीक का मतलब क्या है, पजल ना हर, जैसे लॉटरी आता ना, लॉटरी का जो रिजल्ट आता है हर वीक, वैसे ही पजल का जो रिजल्ट आता है वो एवरी वीक आता है। तो जिस वीक लेट से रामाराव जीतेगा तो उसको उस वीक में 4,000 रुपया मिलेगा। तो जो जिस वीक में जीतेगा उसको 4,000 मिलेगा। या रामाराव अगर हर वीक जीत रहा तो उसको हर वीक कितना मिलेगा, 4,000 मिलते जाएगा। तो एवरी वीक रिजल्ट आ रहा है, और जब जब कोई जीतेगा, जिसका भी फर्स्ट विनर आएगा, उस फर्स्ट विनर को 4,000 रुपया दिया जाएगा। द जर्नल ऑफर्ड अ फर्स्ट प्राइज फॉर द 4,000 एवरी वीक जब रिजल्ट आएगा, जो जीतेगा, जिसका फर्स्ट प्राइज आएगा, उसको 4,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही रिमेन्ड द इनग्रोस्ड इन सॉल्विंग द पजल फॉरगेटिंग हिज फैमिली केयर। मतलब कुछ दिनों के लिए वो फैमिली की प्रॉब्लम को भूल गया, फैमिली को केयर नहीं करा, फैमिली की प्रॉब्लम भूल गया और पजल को सॉल्व करने में लगा दिया। क्योंकि उसको पता था भाई पजल जीतेंगे, पजल को सॉल्व करेंगे, 4,000 रुपया आएगा, फैमिली की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, फैमिली को छोटे घर से बड़े घर में शिफ्ट कर देंगे और नया जॉब। भाई देखो, तुमको एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। तो बोला, उसका ये की था कि भाई ये पजल अगर मैं जीत गया तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, इस पैसे से मैं क्या करूँगा, अपनी फैमिली को एक अच्छे प्लेस पर शिफ्ट कर दूंगा, बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाएंगे, और मैं उसी पैसे से नए शहर में जाऊंगा और कुछ नया जॉब ढूंढ लूंगा। तो उसके दिमाग में यही चला था, किसी एनी हाउ ये पजल जीतना है, और जो भी पैसा आएगा उस पैसे से अपने लाइफ की प्रॉब्लम को खत्म कर देना है। जिसके लिए वो पूरा दिन रात सिर्फ पजल के बारे में सोच रहा है, और कंटिन्यू पजल पे ही दिमाग लगाया जा रहा है। एवरी वीक ही सेंट अ सोल्यूशन इन्वेस्टिंग लिटिल मनी पहले यहाँ समझ लो। हर वीक वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन को भेज रहा है, इन्वेस्टिंग लिटिल मनी। देखो, जब भी आप ना ये सोल्यूशन को जब पजल का सोल्यूशन को भेजोगे, तो थोड़ा बहुत आपको
पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से वो पोस्ट के थ्रू भेज रहा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एंट्री फीस लगता था, मतलब सोल्यूशन देने का कुछ ना कुछ क्या होता है, सब्सक्रिप्शन फीस या एंट्री फीस लगता था। तो हर हफ्ते वो क्या करता था, पजल को सॉल्व करता था और कंपनी को भेजता, मतलब जो पजल वाली कंपनी थी उसको भेजता था, और वो जो कंपनी थी वो आंसर लेने से पहले थोड़ी बहुत एंट्रेंस फीस लेती थी। अब वो 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो एवरी वीक वो क्या करता था, थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करता था और पजल के सॉल्यूशन को भेजता था, पजल के सॉल्यूशन को क्या करता था, भेजता था। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आया। एवरी वीक वो क्या करता, सॉल्यूशन भेजता था थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके। एंग्सली इन्वेस्ट अवेटेड द रिजल्ट, और रिजल्ट का वो बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार करता था। ऑन द डे द रिजल्ट वॉज ड्यू, Ramarao awaited impatiently, but his heart sunk as he looked at the list of the winner and he did not find his name on the list. ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, रामा उस दिन बेचैनी, उसको बेचैनी था, वो कंटिन्यू घूमे जा रहा होता ना, इम्पेंसेंटली, मतलब शांति से बैठ नहीं पा रहा था, बेचैनी था। जैसे याद करो तुम लोग का जिस दिन रिजल्ट आया था क्लास 12 का, याद है, उस दिन तुम लोग खाना वाना नहीं खाया था, दोस्तों फोन लगा भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है ना, तो वही हाल रामाराव को गया था कि वो इम्पेंसेंटली था, वो शांति से बैठ नहीं था, इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने विनर का लिस्ट चेक किया और उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था, उसका दिल टूट गया, उसको बहुत जोर से धक्का लगा, उसका जो दिल था वो टूट गया कि भाई उसका, क्योंकि देखो उसने जब वो पजल को सॉल्व कर रहा था तो साथ ही साथ उसने बहुत उम्मीद रखा था कि भाई मैं जीत जाऊंगा तो मेरी फैमिली की सारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए वो बहुत उम्मीद रख करके वो सोल्यूशन भेजा था। बट जैसे ही होता ना, कोई भी काम हम लोग बहुत उम्मीद से जब करते हैं और वो काम नहीं होता है तो हम लोग की उम्मीद कैसे टूट जाती है, इतना जोर से हम लोग को झटका लगता है। वही सेम चीज़ रामाराव के साथ हो रहा है कि काफ़ी उम्मीद करके उसने सोल्यूशन भेजा था बट उसका नाम नहीं आया, तो इसके वजह से उसको बहुत जोर से झटका लगा। टू राइज आउट द डिप्रेशन ही प्लग्ड हिमसेल्फ इन द सॉल्विंग द नेक्स्ट वीक पजल, वो अपने आप को डिप्रेशन से निकालते हुए खुद को मोटिवेट कर रहा है और नेक्स्ट वीक के जो पजल थे, नेक्स्ट वीक का जो पजल था उसको सॉल्व करने में लग गया। बोला ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट वीक का जो पजल आने वाला है मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको जीतूंगा। इस मोटिवेशन से वो नेक्स्ट वीक के पजल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। दिस टेंशन डिवोस्टेड हिज नर्व्स एंड मेड हिम सल्की एंड क्वेरलसम, मतलब वो इतना फर्स्टेड हो चुका था, वो इतना डिवोस्टेड हो चुका था, फर्स्टेड हो चुका था, उसको इतनी टेंशन हो गई थी कि अब वो अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो चुका था। वो छोटी छोटी बातों के लिए अपने बच्चों से लड़ रहा है, अपनी वाइफ से लड़ रहा है। मतलब देखो ऑब्वियसली उसमें उसको कोई गलती नहीं है, एक इंसान जब फैमिली चलाता है उसके पास पैसे नहीं होते ना, और उसको फैमिली चलाना है तो वो इंसान एकदम पागल हो जाता है, उसको सही बात बोलेगा तब भी बुरा लग जाएगा। वही सेम कंडीशन रामाराव के साथ हो रहा है कि वो इतना फर्स्ट्रेट हो चुका है, वो उसको इतनी टेंशन हो गई है कि अब वो अपना मेंटल कंडीशन को भूल चुका है और छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बातों में अपने फैमिली से लड़ जा रहा है। ऐसा सिचुएशन हो चुका है रामाराव का। ओके, अब आते गाइस अपने फोर्थ वाले। वन डे द जर्नल अनाउंस 8,000 रुपीज फॉर द विनर विच इंक्रीज द रामाराव होप्स टेनफोल्ड। एक दिन जर्नल में अनाउंस हुआ कि भैया अब 4,000 से 8,000 प्राइस मिलेंगे। पहले कितने प्राइस मिलते थे, पहले 4,000 प्राइस मिलते थे, बोल रहा है अब 4,000 से नहीं अब 8,000 का प्राइस मिलेगा। जैसे ही रामाराव को पता चला कि प्राइस का अमाउंट डबल हो चुका है, उसकी जो उम्मीद थी वो 10 गुना बढ़ गई। वो बहुत ज्यादा उम्मीद पाल लिया कि अगर मैं जीत गया तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ठीक है, he quarreled with his wife for the 5 rupees that he needed to send द एंट्री फी ऑफ द पजल। मैंने बोला था ना कि जब भी आप पजल में भेजोगे तो कुछ एंट्री फीस लगेगा, बट उसके पास पैसे था नहीं, तो वो अपने वाइफ से झगड़ा कर रहा है कि 5 रुपये के लिए कि भाई मेरे को पैसे दो, मेरे को पजल भेजना है, क्योंकि पजल भेजने के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है। तो वो अपने वाइफ से 5 रुपये के लिए झगड़ा कर रहा है, ठीक है, जिससे वो एंट्री फीस दे पाए पजल का और सोल्यूशन को भेज पाए। 5 रुपीज़ मेंट 1 वीक फूड फॉर द फैमिली। अब वहाँ पे 5 रुपये, याद रखना इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया जा रहा है कि भाई 5 रुपये की वैल्यू कितनी है। 5 रुपये की वैल्यू का मतलब पूरे हफ्ते का राशन, पूरे हफ्ते का खाना, मतलब 5 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि पूरे हफ्ते का खाना आ जाएगा, पूरी फैमिली का खाना आ जाएगा पूरे 1 वीक के लिए। ये 5 रुपये की औकात थी। द रामाराव वाइफ्स बीइंग ए माइल्ड डिस्पोजल, रामाराव की जो वाइफ थी ना वो काफ़ी अंदर से काफ़ी सॉफ्ट थी। माइल्ड डिस्पोजन मतलब होता है ना अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होना, पेशेंट होना, ठीक है, पेशेंट होना मतलब वो काफ़ी शांति से वो क्या करती है, गिव इन टू हिज डिमांड सेक्रीफाइंग द फैमिली एक्सपेंसेस। मतलब रामाराव की फैमिली काफ़ी सॉफ्ट थी अंदर से और उसने क्या किया 5 रुपया दे दिया, और उसको पता था कि ये 5 रुपया देने से
उसके घर में खाना नहीं आएगा या खाना आएगा तो कम आएगा, तो वो उसने सेक्रीफाई किया, सेक्रीफाई करके भी उसने रामा राव को 5 रुपया दे दिया। ठीक है, ऑब्वियसली वो देखो, वो जो लेडी है, जो उसकी वाइफ है, वो अंदर सॉफ्ट है तभी दे पाई, अदरवाइज नहीं दे पाती। यहाँ पे यही सेम बात राइटर बोल रहे हैं कि उनकी जो वाइफ थी अंदर से काफी सॉफ्ट थी, ये जानते हुए भी 5 रुपया दे दिया कि खाना जो हफ्ते भर का आने वाला था, अब वो हफ्ते भर खाना नहीं आ पाएगा, हो सकता है 2 3 टाइम 4 टाइम का खाना नहीं आ पाए, ये जानते हुए भी उसने 5 रुपया दे दिया। He sent the solution by registered post and start dreaming of prosperous future where he would return with his family to their bungalow. ठीक है, लिविंग द मनी विथ हिज वाइफ टू मैनेज द हाउस होल्ड कंफर्टेबली फॉर फ्यू ईयर्स वाइल ही वुड लुक टू द फॉर प्रॉफिटेबल वर्क्स इन मद्रास। मतलब जब उसने अपनी बीवी से 5 रुपया लिया, अपने वाइफ से 5 रुपया लिया और पोस्ट के थ्रू अपने पजल के सोल्यूशन को भेज दिया, और भेज दिया, और उसके बाद वो ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत चुका हूँ, मेरे को 8,000 रुपया मिल चुका है। उस 8,000 में से कुछ रुपए वो अपने पास रखेगा, बाकी रिमेनिंग पैसे अपने वाइफ को दे देगा, छोटे घर से बंगले में शिफ्ट कर देगा, पुराने स्कूल से जो नए स्कूल थे, जो प्राइमरी स्कूल थे, उससे वो फैशनेबल स्कूल में ट्रांसफर कर देगा, और वो मद्रास चला जाएगा और एक बढ़िया जॉब को ढूंढेगा। मतलब वो ड्रीमिंग कर रहा है, ड्रीमिंग कर रहा है कि मैं जीत चुका हूँ, जीतने से मुझे पैसा मिल चुका है, और उस पैसे से मैंने थोड़ा सा पैसा लिया और रिमेनिंग पैसा अपने वाइफ को दे दिया कि भाई तुम कंफर्टेबली कुछ सालों के लिए घर चलाओ, बाकी वो मद्रास चला जाएगा और नया जॉब ढूंढेगा, मतलब ये ड्रीम कर रहा है कि भाई मैं जीत चुका हूँ और अच्छा खासा पैसा हमारे पास आ चुका है, उसमें से वो थोड़ा सा पैसा लेगा और बाकी पैसा अपने वाइफ को दे देगा कि कंफर्टेबली कुछ सालों तक फैमिली चलाओ, बंगले में शिफ्ट हो जाओ। और जो रामा राव है वो सोच रहा है कि मैं मद्रास चला जाऊंगा और वहां पे नया जॉब ढूंढूंगा। अब आते हैं हम लोग ये वाले पैराग्राफ में। द रिजल्ट वेट डिक्लेयर्ड एंड रामा राव ओपेंड द जर्नल ओनली टू फाइंड दैट ही डिड नॉट विन। मतलब जब रिजल्ट आया, जिस दिन रिजल्ट आया, रामा राव ने मैगजीन ओपन किया, पता चला कि भाई वो नहीं जीता, वो इस बार भी हार गया। ही मेड न्यूमेरियस मिस्टेक, उसको पता चला उसने बहुत गलती किया है। अटरली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड, ऑब्वियसली रिजल्ट देखकर वो काफी डिप्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, और वो बोलता है कि नहीं भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, मर जाऊंगा। होता ना कहानी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जिंदा रहेंगे तो बहुत टेंशन रहेगी, इससे बढ़िया मैं मर ही जाता हूँ, मेरा मरने से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब उसने रिजल्ट देखकर को काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया, काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। अब वो बोल रहा है कि मैं मर जाऊंगा। अनेबल टू बियर द मिजरी ऑफ एनी मोर, मतलब ये जो बेकार लाइफ है, ये जो मिजरी लाइफ है, समझ रहे, जो डिप्रेस वाली लाइफ है, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मैं अब खुद का जीवन त्याग दूंगा, मैं खुद का जो जीवन है वो त्याग दूंगा। ही ले अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, वो गया रेलवे ट्रैक पे सो गया। एंड वेटेड फॉर द ट्रिक्नोपोली ट्राइक्नोपोली टू रन ओवर हिम एंडिंग हिज रेस्ट लाइफ। मतलब वो ट्रैक पे जाकर सो गया और वेट कर रहा है कि अब रेल आएगी और उसके ऊपर चढ़ करके निकल जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब वो रेलवे पटरी पे सो गया और इंतजार कर रहा है कि अब रेल आएगी और उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे उसका जीवन चला जाएगा। ही वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम, वो बहुत बहुत देर से इंतजार कर रहा है, बट ट्रेन डिड नॉट कम, और ट्रेन आया नहीं, डिड नॉट अराइव मतलब ट्रेन नहीं आया। टायर्ड ऑफ वेटिंग रामा राव रोज एंड वॉक बैक टू द स्टेशन, वो वेट करते करते बेचारा थक गया और बोलता है जाकर देखता हूँ, उठा और जाकर देखता है स्टेशन में क्या हुआ। मतलब वो पटरी पे लेटा हुआ था और इंतजार कर रहा था ट्रेन आएगी और उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर बहुत इंतजार करते करते थक गया। अब वो उठा और स्टेशन जाकर चेक कर रहा है कि भाई ट्रेन क्यों नहीं आ रहा है। देयर ही केम टू नो, जहाँ स्टेशन पे जाने के बाद उसको पता चला दैट अ गुड ट्रेन हैड डीरेल्ड 3 स्टेशन ऑफ एंड द वे इज ब्लॉक। उसको स्टेशन पर जाकर उसको ये पता चला कि तीन स्टेशन पहले रेलवे का एक्सीडेंट हो चुका है, जो रेलवे थी वो पटरी से उतर चुकी है। देखो ना हमारे इंडियन रेलवे भी देखो ना कितना बार पटरी से उतर जाती है। जब वो स्टेशन देखो, वो लेटा हुआ था, वेट करते करते थक गया, वो उठा और स्टेशन पे गया। स्टेशन पे जा करके पता किया, स्टेशन जाकर पता किया कि भाई ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। तो उससे पता चला कि 3 स्टेशन पहले रेलवे मतलब जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर चुकी है, मतलब ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका था, और जिसके वजह से रास्ता क्या है, ब्लॉक हो चुका है।
ऑल द ट्रेन वुड बी द वुड एटलीस्ट 3 hours लेट। अब इससे पता चला कि जितनी भी ट्रेन है वो 3 घंटा लेट चलेंगी, मतलब जो भी ट्रेन है अब 3 घंटे के बाद ही चालू होंगी, 3 घंटा तक कोई ट्रेन उस पटरी पे आने वाली नहीं है। रामा राव थैंक गॉड profusely for showing him mercy and ran back to home to his wife and children who had been waiting eagerly to his return। रामाराव भगवान को शुक्रिया अदा करता है और धन्यवाद करता है कि भगवान आपने मेरे ऊपर दया दिखाया, मेरे जीवन को बचा लिया, और वो दौड़ते दौड़ते अपने वाइफ और बच्चे के पास चला जाता है जो बहुत ईगरली, बहुत उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। मतलब रामाराव को ये लगा कि भगवान चाहते कि मैं मरूं ना। रामाराव को ये लगा कि भाई ट्रेन तो डेली टाइम पे चल रहा है, लेकिन आज ही ट्रेन 3 घंटा क्यों लेट हुआ, आज ही मेरा एक्सीडेंट होना चाहिए था, मेरा एक्सीडेंट ना होकर के ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो रामाराव को क्या लग रहा है कि भगवान उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, भाई तुम अपना छोटा छोटा बात को लेकर अपना जीवन क्यों खत्म कर रहे हो। लाइफ है, होता है अप्स एंड डाउन होता है, कभी आप अप्स जाओगे कभी आप डाउन जाओगे, लाइफ कभी भी ऐसे नहीं चलती है। लाइफ का जो पैराग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। वो वही वही खुद को बोल रहा है कि भगवान खुद चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं और अपनी वाइफ और बच्चे को एक बेहतरीन, एक डिजर्विंग लाइफ दूं जो वो डिजर्व करते हैं। इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलता है भगवान आपने मेरे पर दया दिखाया, मेरी जान बचाई। अब वो और दौड़ते दौड़ते अपने वाइफ और बच्चों के पास चला जाता है जो उसका ईगरली, मतलब बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब ये लास्ट स्टोरी सुन, ये स्टोरी का एक्चुअली देखो, ये स्टोरी में आर के नारायण अपना बात कर रहे हैं, मतलब स्टोरी का मोरल बात कर रहे हैं, पर स्टोरी का ना ये लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ाने जा रहा हूँ। एज ही सेट डाउन द डिनर हिज वाइफ इन्फॉर्म्ड दैट ही टेनेंट हैड ऑफर टू बाई देयर बंगलो फॉर गुड प्राइस। जब वो रामाराव डिनर कर रहा था, डिनर करने के लिए बैठा था, तो उसकी वाइफ बहुत शांति से बोलती है, अच्छे से बोलती है कि टेनेंट ने हमें ऑफर दिया है बंगला बेचने का। रामाराव फाउंड द ऑफर एक्सीलेंट। रामाराव को लगा कि यार ये ऑफर काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफर है। डिसाइडेड टू सेल द बंगला इमीडिएटली, और उसने निश्चय किया कि इस बंगला को तुरंत बेच देगा। ही वुड टेक 500 रुपीज़। उसने जो भी बेच करके पैसा आया उसमें से 500 रुपया उसने अपने पास रखा। आउट ऑफ 4,500, मतलब 4,500 आया। बेच करके कितना आया, 4,500 आया। तो 4,500 में 500 वो अपने पास रखा और रिमेनिंग 4,000 वो अपनी वाइफ को दे दिया। समझ गया, बंगला बेच के कितना पैसा आया, 4,500 आया। 4,500 में 500 वो खुद के पास रख लिया और रिमेनिंग 4,000 अपने वाइफ को दे दिया कि भैया तुम अब फैमिली चलाओ, अच्छे से अपना कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए अच्छे से अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना। क्योंकि सर आप ये 500 रुपये अपने पास क्यों रखा, बिकॉज वो ये 500 रुपया लेकर के दूसरे शहर जाएगा और नया जॉब करेगा। समझे, ये 500 रुपये अपने पास क्यों रखा, बिकॉज उस पैसे से वो दूसरे शहर जाएगा और नए जॉब की तलाश में निकलेगा। ही वुड टेक अ 500 आउट ऑफ ₹4,500, मतलब 4,500 में से उसने 500 अपने पास रख लिया। ही वुड गेट फ्रॉम द सेल, मतलब जो भी पैसा मिला था वो सेल करके आया था। एंड ट्राई टू गेट वर्क इन द मद्रास एंड लीव द रेस्ट विथ हिज वाइफ टू रन द हाउस। मतलब मैंने जो तुमको समझाया ना कि 4,500 में से 500 वो खुद रख लिया, 4,000 अपनी वाइफ को दे दिया कि भैया इससे तुम पूरी फैमिली को चलाओ, और खुद 500 रुपया लेकर कहाँ चला गया, मद्रास चला गया। सर क्यों चला गया, नया जॉब के लिए। समझ गए, इस पूरे लाइन का मतलब यही था कि 4,500 आया, उसमें से 500 रुपया खुद रख लिया, 4,000 अपनी वाइफ दे दिया, बोला तुम अपने बच्चों को ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, और वो 500 रुपया चला गया लेकर के मद्रास नया जॉब की तलाश में। ही डिसाइडेड टू फर्स्ट मूव टू बेटर लोकेलिटी विद हिज फैमिली। वो डिसाइड किया कि भाई सबसे पहले अपनी फैमिली को बेटर प्लेस पे रखेंगे। भाई पैसा तो आ गया ना, ठीक है, अभी छोटे घर से निकलेंगे और एक अच्छी लोकेलिटी में फैमिली को शिफ्ट करेंगे। हिज वाइफ आस्क्ड हिम क्वाइटली वेदर ही वुड बी इन्वेस्टिंग द मनी अगेन इन द पजल। उसकी वाइफ बहुत प्यार से, बहुत शांति से पूछती है, क्या तुम फिर से पैसा लगाओगे जुए में, क्या तुम फिर से पैसा लगाओगे पजल में। Feeling depressed for the moment, Ramarao vowed his to wife that he would never again invest in closer wealth। थोड़ा सा जैसे ही वो सुना कि पजल की बात हो रही, थोड़ा सा वो डिप्रेस हुआ और बाद में बोलता नहीं, अब मैं कभी दोबारा पजल में पैसा नहीं लगाऊंगा, मतलब दोबारा मैं जुआ नहीं खेलूंगा, सट्टेबाजी नहीं करूंगा। जब उसकी वाइफ बोलती क्या तुम फिर से पैसे लगाओगे पजल में, तो वो बोलता है नहीं, अब पहले तो सुनकर डिप्रेस हो गया, होता ना जले पे नमक छिड़कना, पहले सुनकर डिप्रेस हो गया, फिर बोलता है नहीं भाई अब मैं कोई भी पैसा
पजल में नहीं लगाऊंगा, जुए सट्टेबाजी में नहीं लगाऊंगा। अब ये कंक्लूजन पहले पढ़ लेते हैं, इस पूरे स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, ध्यान समझना, अच्छे से पढ़ना है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर के नारायण एक्सप्लोर द थीम ऑफ स्ट्रगल, डिप्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन, डिस्पर्शन एंड होप इन द शॉर्ट स्टोरी। इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से आर के नारायण बता रहे हैं कि भैया स्ट्रगल क्या होता है एक फैमिली का, डिप्रेशन क्या होता है एक गार्जियन का, कैसे झगड़ा होता है, पैसे पैसे ना होने की वजह से कैसे आपस में लोग झगड़ा होते हैं, कैसे लोग डेस्परेट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। याद करो पैसे के लिए काफ़ी डेस्परेट हो गया था, समझ गए। एंड होप इन द सॉफ्ट स्टोरी, कैसे उन्होंने होप, एक जगह पे क्या होपलेस हो गया था, कैसे एक जगह पे होपलेस हो गया था, मैं ये अपना जीवन को त्याग दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फैमिली रोड पे आ गई, मैं अपना जीवन को त्याग दूंगा, एक जगह पे होपलेस हो गया था। और एट द सेम टाइम जब वो बच गया तो वहाँ पे वो होपफुल हो गया, मतलब उसको लग रहा है कि नहीं भगवान ने मेरे को बचा दिया, बिकॉज मेरे को लाइफ में और भी कुछ करना है। तो यहाँ पे होप की बात की जा रही है, स्ट्रगल की बात की जा रही है, यहाँ पे डिप्रेशन की बात की जा रही है, झगड़े की बात की जा रही है इस शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से। The short story teaches the moral that hardship of the life should be the faced with the strong faith in the oneself। इस स्टोरी के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं, देखो जो आर के नारायण है इस स्टोरी के माध्यम से यही सिखाना चाहते हैं कि भाई सिचुएशन कितना भी खराब रहे, हम अपने स्ट्रांग बिलीफ से आगे बढ़ सकते हैं। जो स्ट्रांग फेथ है, मतलब सिचुएशन कितनी भी खराब रहे, कितना भी बेकार रहे, लेकिन खुद पे भरोसा रखना चाहिए, स्ट्रांग बिलीफ रखना चाहिए और सिचुएशन से निकलने का A to Z कोशिश करना चाहिए। जितना आप कोशिश कर सकते हो उस पूरी कोशिश करिए पॉजिटिव माइंड के साथ, आप डिप्रेशन में मत जाइए। वन मस्ट गो ईजिली One must go easily give away to depression and think of ending his life। देखो क्या बोल रहा है, वन मस्ट नॉट इजिली गिव अवे टू डिप्रेशन, मतलब आप खराब सिचुएशन के वजह से डिप्रेशन में ना जाए और अपने जीवन को खत्म ना करें। वन मस्ट ऑलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ एंड नॉट लुक द इजी वे ऑफ अर्निंग मनी। वो बोल रहे हैं कि सिचुएशन कितना भी खराब रहे, ऑलवेज लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना। अब रामाराव का पॉजिटिव साइड क्या था, इतनी अच्छी वाइफ है, इतनी अच्छी फैमिली है, ठीक है कोई बात नहीं, जॉब चला गया, दूसरा जॉब आ जाएगा, बंगला था, बंगला बेच के पैसा लाते ना, उस पैसे से बिजनेस करते या नया जॉब करते, क्यों अपना जीवन त्याग कर रहा था। तो उसके पास भी एक पॉजिटिव साइड था, बट वो पॉजिटिव साइड नहीं देख पाया, बाद में अपना पॉजिटिव साइड देखा। यही सेम चीज़ बोल रहा है कि राइटर बोल रहे हैं कि भाई आप सिचुएशन कितना भी खराब रहे, हमेशा पॉजिटिव साइड को ही देखना है और आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढना है पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना उसके लिए आपको रात दिन एक मेहनत करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, आपको शॉर्ट टर्म ट्रिक नहीं कि लॉटरी खेल करके हम रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको रातों रात करोड़पति नहीं बनना, आपको रात दिन एक करके मेहनत करना है और लॉन्ग टर्म में पैसा कमाइए। शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता पैसा कमाने का। हार्ड वर्क एंड परसिविनेंस would bring success eventually, where the shortcut may often the प्रूफ डिटरमेंटल टू लाइफ। उन्होंने बोला कि भैया सक्सेस अगर पाना है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको पेशेंस और हार्डवर्क करना पड़ेगा, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं था। शॉर्टकट से ऑलवेज आप प्रॉब्लम में ही आओगे, आपका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो शॉर्टकट कभी भी मत फॉलो करिए सक्सेस पाने के लिए। सक्सेस पाने के लिए आपको हार्डवर्क ही करना पड़ेगा, हार्डवर्क विथ पेशेंस, पेशेंस रखिए, हार्डवर्क करते रहिए, एक ना दिन आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। रामाराव, desperation ultimately leads to the triumph through the God's grace and his awakening of the good sense finally। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि जो रामाराव का जो डिस्प्रेशन था कि भाई नहीं अब किसी तरह लॉटरी जीत जाएंगे, लॉटरी जीत करके फैमिली को सेटल कर देंगे, बोला ये डिस्प्रेशन खत्म हो गया और रामाराव भगवान को थैंक यू बोल रहा है कि भाई मेरा जो फाइनली जो बुद्धि था वो खुल गया, जो बुद्धि था फाइनली क्या हो गया, खुल गया। और वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है और भगवान को थैंक यू बोला कि आपने मेरे को दया दिखाया, मेरे को बुद्धि दिखाया, मेरे को सही मार्ग दिखाया। अब मैं शॉर्टकट के पीछे नहीं भागूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, कड़ी मेहनत करके नए जॉब को फाइंड आउट करूंगा। देखो ना वो दूसरे शहर में गया, मद्रास में, नई जॉब को फाइंड आउट करूंगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। होपफुली दोस्तों आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको स्टोरी कैसा लगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ये पूरा का पूरा जो PDF है ना, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मैं जितना भी मेरा इंग्लिश का वीडियो है ना सब में मैं PDF का लिंक अलग से भी डाल दूंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से ये चीज़ ले लेना, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखिएगा।